बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, ये बात याद है सबको? तो ये बात फिलहाल पहले जरा इस कंप्लीट सवाल का जवाब लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन बातें समझाऊंगा कि मैंने ये क्या लिखा था। तो सब्ट्रैक्ट V1 फ्रॉम V2 टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द पेबल। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि सबसे पहला जो आपने प्रिकॉशन लिखना है, चूंकि रिजल्ट एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल चाहिए ना, तो याद रखिए कि अवॉइड, एक जुमला लिखेंगे। अब यहीं से जहां से आपने सवाल को डिसकंटिन्यू किया था कंटिन्यू करें कि अवॉइड पैरेलैक्स एरर। ये एरर हम पढ़ेंगे तफसील से आगे जाके, टाइप्स ऑफ एरर्स का एक टॉपिक इसमें आने वाला है। जी जी अली सही कहते हैं, वो इंग्लिश के ज्यादा बेहतर टीचर हैं। वो जो बात करते हैं वो सही है। हाँ, मैं भी मैं उनसे कंफर्म कर लूंगा कि अच्छा वेटिंग होता है, वेटेज नहीं होता। सही हो गया, ठीक है जी, मेरी भी अपडेट होगी नॉलेज। असल में मुझे अब अंग्रेजी पढ़ाए हुए 12 साल हो गए ना, तो इसलिए मैं जरा आउटडेट हो गया हूँ। लेकिन बात ठीक है, इफ ही सेज तो वो ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि इज इन इंग्लिश टीचर ऑल्सो। तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर, ठीक है, बाय प्लेसिंग द लाइन ऑफ साइट, by placing the line of sight exactly perpendicular to the scale। जी जी मैं कंफर्म कर लूंगा, खैर जी। अवॉइड पैरेलैक्स एरर बाय प्लेसिंग द लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द स्केल। देखो इस टाइम आपको मैंने कुछ समझाया नहीं है, डोंट वरी। मैंने कहा था ना, देखो पढ़ाने के दो स्टाइल होते हैं। आप में से जो बच्चे आगे फ्यूचर में टीचिंग भी करना चाहते हो, ये जहन में रखो कि ज्यादातर तो यही करना होता है कि समझा के, लॉजिक दे के, प्रॉपर कॉन्सेप्ट करा के फिर आप चीजों के जवाब लिखवाते हो। लेकिन बड़ा रेयर ऐसा भी होता है पूरे कोर्स में कि कई बार मैं आपको पहले चीज लिखवा दूंगा, ताकि फिर जब मैं समझाऊं ना, तो उस वक्त लोग छाप ना रहे हो चीज को। ठीक है, तो गो गो द प्रॉपर सीक्वेंस में जिस तरह हम करते हैं जी। ठीक है, नहीं नहीं, जितनी मैं बच्चों, अच्छा दूसरी बात, जितनी मैं आपको जवाब लिखवा रहा हूँ ना, वहां आंसर स्पेस भी उतनी ही होगी। ये फिलहाल हम नोट्स बना रहे हैं, तो वी आर राइटिंग देम नीटली, ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना बना के, ताकि हमें थोड़ा सा मार्क स्कीम की वर्डिंग्स और फ्रेजिंग्स के साथ हम फेमिलियर होना शुरू हो। देखिए ये यूं समझे जैसे लेवल मार्किंग का पाकिस्तानी इस्लामियात में आपको कराया जाता है ना, तो इसी तरह साइंसेज में आपको मार्किंग स्कीम्स कराई जाती हैं। तो ये टुडे वी स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट अब से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर 1 को चैप्टर 1 नहीं देखना, ये बेसिकली बुनियाद है पूरी फिजिक्स की जिसमें आपको आगे चलना है। इसलिए इसमें पहले सब चैप्टर में टाइम ज्यादा लगता है, फिर दूसरे में उससे आधा टाइम, तीसरे में उससे आधा टाइम, तो चीजें फिर इस तरह रैप अप होती। तो अब जरा सुनो, तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर बाय प्लेसिंग द लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द स्केल, ये भी एक प्रिकॉशन है। तो आपने ना जब बोले कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू गेट दिस दिस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, तो उसमें प्रिकॉशंस जवाब में ही देनी है। तो पहले प्रोसीजर्स दे के फिर उसके साथ ही प्रिकॉशंस भी लिखनी है। तो एक तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर बाय प्लेसिंग द लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू स्केल। दूसरा प्रिकॉशन इसमें होना चाहिए कि प्लेस द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट on a flat horizontal surface, यानी किसी अनइवन सरफेस पे उसे नहीं रखना। बताऊंगा हर सवाल का इसका एक जवाब। नो दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट मेथड, चल रही है, हम पहला वाला ही कर रहे हैं, वो जो डिफरेंस इन वॉल्यूम वाला। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड तो आगे आएगा अभी। ठीक है, तो यहां तक बच्चों क्लैरिटी है सबको? तो सुनिए, अब हमने क्या किया, जरा ध्यान दो। अच्छा जी, फिर अगली प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, ये लिख लिया यहां तक सबने? आई होप यू रिटन दिस। चलिए,
अगला पॉइंट लिखो बच्चों, एक मिनट मैं कट कर देता हूं, उसी सवाल को आगे कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, अगला बुलेट पॉइंट फिर ये लिखो कि रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल, रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल। तो आपने करेक्ट मेनिस्कस लेवल को रीड करना है, ठीक है। तो रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल, ये आपको यूं करना चाहिए। ये नहीं जी, पिछला पेज ही आ गया। जी जी, मैंने अहमद अभी कुछ समझाया नहीं है, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं। पहले लेट मी गिव यू द फुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। जी जी, तो अब ये हो गया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जी। अच्छा, रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल, और एक चौथी और सबसे जो एंड पे बैकअप प्रिकॉशन आपको लिखनी चाहिए, वो आप लिखो कि परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंडीशंस। बताऊंगा सारी बात, इन स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस। तो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस। ये बच्चों जरा आप पहले सिर्फ यहां तक अब लिख लें। नहीं, एवरेजिंग इसमें नहीं करने की जरूरत, बताता हूं, इसमें एवरेजिंग करने की कतई जरूरत नहीं। तो बच्चों ये हमारा ना राइट फ्रॉम चैप्टर 1 एटीपी के कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के स्टार्ट हो गए हैं। केमिस्ट्री में मैंने याद है बताया था एटीपी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 4 से बिगिन करेंगे। विल बिगिन फ्रॉम चैप्टर 4 इन केमिस्ट्री एटीपी के कॉन्सेप्ट्स। तो ड्यूरिंग द कोर्स हम सारा ये एमसीक्यू थ्योरी एटीपी से रिलेटेड मटेरियल सारा पढ़ेंगे चैप्टर्स में। जी बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे तो दीज आर 5 आउट ऑफ 5। बातें बड़ी आसान है, लेकिन बच्चों अब आ जाओ, जरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, जरा ये सारी बातें हमने क्यों की हैं, जरा सुनो। देखिए, इसका जो सबसे पहला पॉइंट था, इधर ध्यान दो। अब ये एक्सप्लेनेशन इज फॉर यू, ताकि समझ में आए कि जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या था, ठीक है। एटीपी कहते हैं ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। आपका 3 तरह के पेपर होते हैं ना, एक एमसीक्यू, एक थ्योरी और एक एटीपी, ठीक है। तो एटीपी का कॉन्सेप्ट अब आप देखो ना, अब आप पूछ रहे हो व्हाट इज एटीपी, इट मींस के हालत टाइट है, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ए टू जी समझाऊंगा जी सब। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना ड्यूरिंग योर कोर्स, वो सब एटीपी के पेपर में आते हैं ज्यादातर। नहीं, एक्सप्लेनेशन को जरा आप सुनना ज्यादा है, ठीक है, मैं आपको फिर आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, हमारा टास्क ये था कि हमें इस तरह की ना एक इरेगुलर शेप का पेबल दिया हुआ है। जरा अब इसको समझना, बात को अंडरस्टैंड करें। हमें एक इरेगुलर शेप का पेबल दिया हुआ है, और हमारा टास्क है कि हमने उसका वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम हमने इसमें फाइंड करना। नहीं नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बताता हूं। तो वॉल्यूम आपने इसका फाइंड करना है, इस पेबल का। तो हमने इसके लिए यह किया कि देखो, सबसे पहली चीज सुनना ध्यान से, कि मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बोला, अब इसी बहाने आपको ये आंसर भी इसका करेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। जरा गौर से बच्चों इस चीज को सुनिएगा, बातें बहुत आसान है। अब ये आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह करके आपने सबसे पहले, अब पॉइंट नंबर 1 क्या बोला हमने, कि एड अ नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द मेजरिंग सिलेंडर एंड रिकॉर्ड इट्स रीडिंग एज V1। तो आपने सबसे पहले इसमें एक नोन वॉल्यूम, यानी जिसका वॉल्यूम हमें पता हो, इधर हमने एक नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला और उसकी रीडिंग नोट डाउन कर ली एज V1।
उसकी रीडिंग नोट कर ली एज V1। तो इधर जो भी ये सेंटीमीटर क्यूब रीडिंग आए आप वो V1 रिकॉर्ड कर लो, यही बोला ना। फिर कहता है जेंटली इमर्स द पेबल इनटू द वाटर यूजिंग द थ्रेड। जेंटली इमर्स द पेबल। अब आपने यहां से इस धागे से बांध के इस पेबल को फुली इमर्स किया इस जेंटली, यानी फेंकना नहीं है ऐसे, बताऊंगा जी। जी सफिया आपको मैसेज नहीं आया मेरे ख्याल से, आज ऑफ रखा हुआ है मैंने, कल से इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब यहां पे तो जैसे ही आपने जेंटली इमर्स किया इस स्टोन को, ठीक है, टाइमिंग्स अभी डिस्कशन के बाद मिल जाएंगी आप। जैसे ही जेंटली इसमें इमर्स किया आपने, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को राइज देता है कि नहीं देता, बताना। जी मैं आऊंगा इस बात पे कि इस थ्रेड का भी थोड़ा सा वो वॉल्यूम आएगा बीच में, लेकिन उसको फिलहाल इग्नोर करो। तो ये पत्थर क्या करता है, दिस पेबल अपनी जगह बनाने के लिए पानी में, इससे भी वॉल्यूम का बड़ा क्लियर मतलब समझ आता है कि देखो ये पत्थर अपनी जगह बनाने के लिए अपने वॉल्यूम के बराबर पानी, जितनी स्पेस ये पत्थर घेर रहा है, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को ये राइज देगा। और वो पानी राइज करके, अब ये लेवल तो खत्म हो गया ना, तो पानी ऐसे एकदम राइज करके ऊपर आ जाएगा। वो जो नई रीडिंग होगी, जरा अब सुनना बच्चों, कि हमने क्या बोला कि इमर्स द पेबल इनटू द वाटर यूजिंग द थ्रेड, ये स्टेप भी हो गया, ये लेवल राइज कर जाएगा। अच्छा अब वो कहता है जेंटली टैप द सिलेंडर अ फ्यू टाइम्स एंड देन नोट द फाइनल रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम एज V2। तो देखिए अब आपको कहता है कि ये फाइनल वॉल्यूम की नोट करने से पहले आपने इस सिलेंडर को ना ऐसे हल्का सा यूं, जैसे फ्लिप नहीं करती, उस सिलेंडर को ऐसे 2-3-4 दफा यूं टैप करना है। जैसे उस सिलेंडर को ना यूं, सपोज ये मार्कर वो सिलेंडर है, तो मैं उसको ऐसे 2-3 बार यूं टैप करूंगा, और उसके बाद आई विल नोट डाउन दिस रीडिंग एज, दिस न्यू रीडिंग एज V2। समझ आई? तो ये वो कह रहा है कि जेंटली टैप द सिलेंडर अ फ्यू टाइम्स एंड देन नोट डाउन द फाइनल रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम एज V2। बच्चों एक बात बताओ, देखिए अब यहां से ना क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा, बिल्कुल सही है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो व्हाई डू वी टैप, मैं आपसे आई वाज अबाउट टू आस्क यू, किसी को आइडिया है कि ये टैप क्यों किया जाता है फाइनल रीडिंग लेने से पहले? हालांकि हम बचपन में तो बस डायरेक्ट पढ़ते थे जी, V1 नोट करो, पत्थर डालो, V2 नोट करो, माइनस कर दो, वॉल्यूम निकल आएगा। बट अब जरा सीनियर लेवल पे ये था कि फाइनल रीडिंग नोट करने से पहले, V2 नोट करने से पहले, यू हैव टू टैप। टैप कहते हैं इसको, ऐसे उंगली से जिस तरह हिट नहीं करते। तो बिल्कुल सही है, 2-3-4 लोगों ने जवाब बिल्कुल ठीक दिया जी। जी अब सही जवाब आना काफी लोगों का शुरू हुआ है। सुनना बच्चों, इधर ही ना मैं आपसे एक और सवाल, इसी चीज का आपसे एक प्रॉपर, ये अब FAQ है, जरा एक मिनट लिख लीजिए ये FAQ सारे। मैं अब आपको हर पॉइंट का मतलब भी समझा रहा हूं और साथ ही उससे निकलने वाले मजीद सवालात, उनका भी जवाब दे रहा हूं। और ये फ्रेजिंग कोशिश करें आपने एग्जैक्ट इसी तरह रखनी है, ये मार्क्स की फ्रेजिंग है। साइंस में याद रखिए 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क मैक्सिमम सवाल होते हैं, तो आपको प्रॉपर फ्रेजिंग करनी। एक सवाल कहता है जी एक्सप्लेन व्हाई द सिलेंडर इज टैप्ड, explain why the cylinder is tapped a few times, explain why the cylinder is tapped a few times before noting down, before noting down the final reading. So explain why the cylinder is tapped a few times before noting down the final reading. तो इसका जो जवाब है ये आप लिख लो, फिर मैं आपको ये जवाब एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मार्क्स की फ्रेजिंग इसकी ये थी। जी जी मैं आ रहा हूं, इर्तजा एक मिनट रुको। पेज पे तो कुछ नहीं है ऐसा खास, there's nothing। चलूं आगे?
ये जरा समझो। अब इसका जवाब लिखिए बच्चों, टू रिमूव द एयर बबल्स। लिखो बच्चों, टू रिमूव द एयर बबल्स, सिंपल जवाब। अच्छा देखिए, बचपन में ना इस तरह की आंसरिंग को बदतमीजी समझा जाता था। याद है हमें बचपन में स्कूल्स में कहा करते थे कि जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो हम पूरा बोलते थे माय नेम इज, ठीक है जी, फिर अपना नाम बताते थे। उस वक्त वो बदतमीजी मानी जाती थी कि नहीं यार, अपने कोई पूछे कि जी व्हाट इज योर नेम, तो डायरेक्ट अपना नाम नहीं बताना। याद है ना? लेकिन बच्चों अब चूंकि हमने एग्जाम देना है और गिवन स्पेस जो है वहां बड़ी कम है, तो आपको जब बोले कि व्हाट इज योर नेम, तो प्रिसाइसली सिर्फ डायरेक्ट अपना नाम बताना है। वो पूरा जो लिंकिंग सेंटेंस है ना, टू माय नेम इज, ऐसे करके नहीं। अब जैसे ये बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द सिलेंडर इज टैप्ड अ फ्यू टाइम्स बिफोर नोटिंग डाउन द फाइनल रीडिंग, तो आपने वो गिवन स्पेस में एक दो लाइनें दी। ये बेसिकली एटीपी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये एफएक्यूज तो टेस्ट में मैं एक एक करके आपसे पूछा करूंगा, इनको तो सही आपने रिवाइज करना। जी जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने इसको समझाया नहीं, सिर्फ जवाब लिखवाया। बच्चों थोड़ा सा जरा ब्रेक पे पाँव रखेंगे, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। मैंने पहले कभी ऐसे छोड़ा इसको, देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो आपने इसमें ये नहीं बोलना कि जी द सिलेंडर इज टैप्ड अ फ्यू टाइम्स बिफोर नोटिंग द फाइनल रीडिंग बिकॉज टू रिमूव एयर बबल्स। नो, अब से आपने डायरेक्ट वजह बतानी है, ठीक है जी। तो वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द सिलेंडर इज टैप्ड, तो बस दिस लाइन इज क्वाइट अ बिग एक्सप्लेनेशन फॉर 1 मार्क, कि जी ताकि एयर बबल्स को रिमूव किया जाए, टू रिमूव एयर बबल्स एंड गेट, आगे लिखो, टू रिमूव द एयर बबल्स एंड गेट एक्यूरेट रीडिंग फॉर द वॉल्यूम, ठीक है जी। अब जरा मैं आपको इस सवाल को समझाता हूं, इसी बहाने ये वाला जो स्टेप है, जेंटली टैप द सिलेंडर अ फ्यू टाइम्स, वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। जरा आप सुनना। तो मेरा आपसे एक सवाल है बच्चों, एक मिनट जरा देखिए इसको, मैं आपको जरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये क्या चीज है, जरा सुन लीजिए। देखो बच्चों, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया कि सपोज ये वाटर सरफेस है, इसे सुन लो, सिर्फ लिखो मत। सपोज ये वाटर सरफेस है, ठीक है। आपने देखा है जब कभी कोई बंदा इस पूल में डाइव करता है, सी व्हेन ही डाइव्स इनटू द पूल, तो जिस पॉइंट पे वो डाइव करता है, तो डाइव करके तो वो दूसरे एंड से निकल आता है, लेकिन जहां वो डाइव करता है आपने देखा है वहां बहुत सारे एयर बबल्स उस जगह से निकल के ऊपर आ रहे होते हैं। यस और नो? बच्चों अजीम पिछला पेज छोड़ दीजिए यार, पहले ये बात समझो। देखो आप लोग पता है क्या है, पिछले पेज के चक्कर में जो काम की बातें हैं वो आप छोड़ जाओगे। जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, छोड़ दें पिछला पेज, आई शो देम टू यू, जाने दो। जो एग्जिस्टिंग चल रहा होता है ना उस पर प्लीज फोकस कर। पिछले पेज पे कुछ भी नहीं है भाई, उस पर सिर्फ वही बात मैंने ड्राइंग बना ली है, ये ले लीजिए, ये लेकर लेंगे। पिछले पेज पे बस ये लिखा हुआ है। अब जरा देखें बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, सुनना जरा। देखिए व्हेन यू डाइव इनटू अ पूल, या जब आप कोई पत्थर इस पूल में फेंकते हो, आपने देखा है जिस जिस जगह पे ये पत्थर जाके गिरता है, वहां पे पत्थर तो सिंक इन करने शुरू हो जाता है, लेकिन पत्थर के गिरने के बाद आपने देखा है काफी सारे एयर बबल्स ऐसे निकल के ऊपर सरफेस पे आ रहे होते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है ना आपने? अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि देखो जब आप कोई पत्थर फेंकते हो ना पानी में, तो जैसे ही पत्थर पानी की सरफेस पे लगता है, सुनना आप जरा, जैसे ये पत्थर पानी की सरफेस पे लगता है, तो आपने देखा है ना ये पत्थर इस पानी की सरफेस को पियर्स कर देता है। पियर्स मींस ऐसे उसे टीयर ऑफ करके पानी की सरफेस को पियर्स करते हुए ये अंदर जाता है। मुझे बताएं ये जब अंदर जा रहा होगा, तो जरा गौर से देखिए, ये एयर पार्टिकल्स जो जस्ट आउटसाइड फिजा में ये एयर पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, क्या इस पत्थर के साथ साथ ये एयर पार्टिकल्स भी अंदर नहीं चले जाते? एयर बबल्स अंदर चले जाते हैं ना। तो मुझे एक बात बताएं, जब ये एयर बबल्स अंदर जाएंगे, तो एयर बबल्स का वॉल्यूम भी
पानी के वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? बोलो, ऐड होगा ना। तो अब जरा आइए इस बात की तरफ कि सिलेंडर को क्यों टैप क्यों किया जाता है, जरा प्रिसाइज सुनना बच्चों। जब आप ये पत्थर इस पानी के अंदर लोअर कर रहे थे, तो ये पत्थर जब पानी की सरफेस को पियर्स करते हुए ऐसे अंदर डूबता जाएगा, तो क्या ये हवा में से एयर पार्टिकल्स भी उस पत्थर के साथ साथ पानी में अंदर नहीं जाएंगे? यस और नो? अंदर जाएंगे ना। तो मुझे बताओ, वो एयर बबल्स तो वो ऐसे पानी के अंदर ही एडेड रहेंगे। तो ये जो नया लेवल आएगा, आप जब यहां से इस सिलेंडर को ना ये फ्यू टाइम्स टैप करते हो या झटका देते हो, तो बेसिकली आपके इस झटके की एनर्जी से वो जो डिजॉल्व्ड एयर बबल्स हैं वो सारे के सारे निकल के वापस हवा में चले जाते हैं, और आपको एग्जैक्ट असल में असल वॉल्यूम मिलता है। अगर हम ये टैप ना करते, तो मुझे बताओ, ये एयर बबल्स का वॉल्यूम भी पानी के वॉल्यूम में क्या आता? एडेड होता। जी, एडेड होता ना। और ये V2 असल से ज्यादा निकलता या असल वैल्यू से कम निकलता? बताओ। असल से बिल्कुल ज्यादा निकलता, क्योंकि उसमें एयर बबल्स का वॉल्यूम भी शामिल होता। तो हमारा टास्क था पत्थर का वॉल्यूम निकालना। ठीक है जी। जी अली फारूक, आप पूछ रहे हो हाउ डिड द एयर बबल्स कम, यही बात समझा रहा था कि देखिए, जब आप कोई पत्थर सपोज पानी की सरफेस पे ऐसे लोअर करते हो अंदर, तो ये पत्थर अंदर पियर्स करने के लिए, देखिए अपनी अंदर जाने के लिए ये पानी की सरफेस को ऐसे पियर्स करता हुआ जा रहा है ना। तो इसके साथ साथ फौरन बाहर से हवा के पार्टिकल्स भी क्या कर रहे होते हैं? वो इस पत्थर के साथ अंदर जा रहे होते हैं। समझ आई? जस्ट लाइक व्हेन अ पर्सन डाइव्स इनटू अ पूल, तो आपने देखा है कि वो डाइव मार के परली तरफ से निकल आता है, लेकिन जिस स्पॉट पे डाइव मारा था पानी में, वहां एयर, बहुत सारे एयर बबल्स नहीं बाहर आ रहे होते? यस और नो? जी, ये फ्रेज माहम एग्जैक्ट होना चाहिए जो बता रहा हूं। ये FAQs इसीलिए डायरेक्ट आपने समझने के बाद याद रखना है। ठीक है जी। तो अब से नोटिस करना है, क्योंकि ये बात चीजें नहीं नहीं अब्दुल आदि, ये रीजन नहीं है। रीजन प्योरली सिर्फ यही है कि जब आप पत्थर लोअर करोगे ना, तो ये हवा भी अंदर जाएगी पत्थर के साथ, एयर बबल्स भी अंदर जाएंगे। तो आप जब इसे टैप करते हो, तो उस टैप के झटके से ये एयर बबल्स दोबारा अनडिजॉल्व होके वापस हवा में आ जाते हैं। तो आपको जो अब V2 मिलेगा, वो बहुत एग्जैक्ट वाला V2 हुआ करेगा। ठीक है जी। नहीं, जेंटली लोअर करें या तेजी से लोअर करें मोइज, कुछ ना कुछ हवा के पार्टिकल्स लाजमन हमेशा अंदर जाते हैं। समझ रहे हो? जी, इसीलिए देखिए, हालांकि यार ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, अभी पहला ATP कॉन्सेप्ट है, बट सी आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू विद लॉजिक्स, विद रीजंस। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। एंड पे इवन बुक की जरूरत नहीं पड़नी। यही नोट्स रजिस्टर आपका बहुत एक सॉलिड मटेरियल प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह फॉर योर फर्दर वो। तो अब जरा आ जाइए बच्चों, इस पे जरा ध्यान दें। तो मुझे बताएं, कहता है एक्सप्लेन व्हाई द सिलेंडर इज टैप्ड फ्यू टाइम्स बिफोर नोटिंग द फाइनल रीडिंग। तो अब समझ आई, ताकि रिमूव किए जा सकें वो एयर बबल्स जो पत्थर के साथ साथ अंदर पानी में चले गए थे। जी विशाल, वो अगला सवाल है। तो ये क्लियर हुई? तो देखो, ये FAQ का मतलब है ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, और ये बात तय रखो कि टेस्टों में FAQs तो मैंने डालने ही डालने। ठीक है जी। तो आपको इनको क्लैरिटी से समझ आना चाहिए। ज्यादा क्लियर है बच्चों? एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम? फिर मैं अगले FAQ पे आता हूं, साथ साथ ही स्टेप्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो समझ आई कि हमें एक्चुअली पत्थर का वॉल्यूम चाहिए था, लेकिन अगर आप इसे टैप ना करते, सुनना बच्चों, इसको V2 नोट करने से पहले टैप ना करते ऐसे, तो ये एयर बबल्स निकलते ना वापस हवा में, ये पानी से वापस निकलते ना, और फिर एयर बबल्स का वॉल्यूम भी पानी के वॉल्यूम के साथ ऐड होके V2 की रीडिंग एक्चुअल से ज्यादा निकलती। क्लियर है ना?
नहीं, जब हम उन्हें ऐसे रूबा टैप करते हैं तो ये एयर बबल्स सरफेस पे निकल के वापस हवा में चले जाते हैं, पानी से इवैक्यूएट हो जाते हैं, ठीक है। टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द वाटर, इसलिए टैप किया जाता है, और ताकि एक्यूरेट V2 की रीडिंग आए, असली रीडिंग ही निकले, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों जरा एक अगले स्टेप पे, सुने। देखो ये समझ में आ गया ना, इस पे देखो इसी स्टेप से एक सवाल भी निकल आया कि क्यों टैप करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब आओ जरा एक अगले सवाल पे, इस वाले कि जेंटली क्यों पत्थर को इमर्स करना चाहिए पानी में। अब ये भी एटीपी में एक सवाल है, हर स्टेप से ना वो एक क्वेश्चन बना देगा। नहीं, बात सही है अहमद के वो एयर बबल्स का वॉल्यूम बड़ा ही माइन्यूट सा वॉल्यूम होगा, लेकिन देखो स्टिल हम चाहते हैं एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, तो हल्का सा टैप करने से अगर ये इनएक्यूरेसी भी निकल जाती है तो व्हाट्स द हार्म, कि नहीं। चलिए बच्चों, अब जरा एक अगले एफएक्यू पे आइए। उसी स्टेप से मैंने एक अगला एफएक्यू बनाया कि हमें इस पत्थर को धागे से बांध के जेंटली क्यों अंदर इमर्स करना चाहिए, यानी एकदम ऊपर से फेंक क्यों नहीं देना चाहिए। तो आप लोग जरा एक और एफएक्यू लिखो एटीपी का, ये सारे एटीपी एफएक्यूज हैं। ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल का जो पर्चा है उसमें जो सवालात आते रहते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कहते हैं जी, एक्सप्लेन व्हाई द स्टोन इज इमर्स्ड, या द स्टोन शुड बी इमर्स्ड gently. Explain why the stone should be immersed gently into the cylinder. तो स्टोन को क्यों हमें जेंटली इमर्स करना चाहिए। तो इसका जवाब, अब ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, एटीपीज में नॉर्मली 1 मार्क 2 मार्क टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे। वैसे आपका आइडिया, सी ना, दिस इज साइंस, कि आप थोड़ा सोचें बातों पे, कि है ये हालांकि बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। जी बिल्कुल सही है। तो देखिए इसका सिंपली जवाब है टू प्रिवेंट। देखो आपको ना साइंसेस की आंसरिंग बड़ा प्रिसाइज वर्डिंग्स में जवाब देना ये आपको आना शुरू हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट द स्प्लैशेस ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द सिलेंडर, ड्यू टू विच volume of water will not be lost. तो सिंपली आप लिख सकते हो टू प्रिवेंट द स्प्लैशेस ऑफ वाटर फ्रॉम मूविंग आउट, या टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। देखो बच्चों एक बात बताओ, आपने इसमें यही सीखा ना, सुनना इधर देखिएगा, आपने यही सीखा, इधर देखना, कि आपने पत्थर को जेंटली अंदर जब इमर्स करोगे तो इसमें से कोई भी हल्का सा स्प्लैश या एक कतरा भी बाहर नहीं गिरेगा। बट अगर आप पत्थर को ऐसे फेंक देते ऊपर से, तो मुझे बताओ कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो रीडिंग V1 की ली थी आपने, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐसे कतरों की शक्ल में या स्प्लैशेस की शक्ल में सिलेंडर से बाहर गिर जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये V2 की रीडिंग लेके आप इन्हें माइनस करोगे, तो V1 की जो रीडिंग ली थी आपने असल में, अब पानी बाहर चले जाने के बाद वो असली वॉल्यूम V1 तो ना रहा ना, ठीक है। बेशक सिलेंडर डीप भी हो ना, अच्छा देखो अगर सिलेंडर डीप होता तो वो कतरे उछल के इधर लग जाते, सपोज वो कतरे तो चिपक जाते हैं ना फिर पानी के ऊपर। इसलिए जेंटली आपको इसमें इमर्स करना चाहिए ताकि पानी वॉल्यूम राइज करे, और फिर आप टैप करके इसकी V2 की रीडिंग ले लें, और फिर V2 माइनस V1 करके पत्थर का जेन्युइन वॉल्यूम निकल आए। जी अभी इस पे भी मैं आता हूं अहमद, कि इस धागे का क्या करना। नहीं जैन, ये सिलेंडर शुड नॉट ब्रेक डाउन, इसकी कोई इतनी वैलिड वजह नहीं है। असल में ना हर स्टेप की एक इंटेंशन है। इधर धागे से बांध के जेंटली इमर्स करने की नियत ये है ताकि स्प्लैशेस ना सिलेंडर की ऊपर वाली सरफेस पे चिपके
ना ऐसे गिर के बाहर जाए। इधर वे आपके V1 की रीडिंग पहले से कम हो जाएगी कि नहीं? जो नोट की है, पानी निकल गया बाहर, तो उससे कम रीडिंग नहीं हो जाएगी पानी के वॉल्यूम की? जी जी बिल्कुल। इसे जेंटली भी इमर्स करें ना तो कुछ थोड़े एयर बबल्स फिर भी अंदर जाते हैं, क्योंकि जब भी ये पत्थर जो है वो पानी की सरफेस को पियर्स करेगा, तो देखें आखिर अंदर डूबने के लिए जगह तो बनाएगा, तो वो एयर भी साथ ही अंदर चली जाएगी, थोड़ी सही ज्यादा ही से। जी बिल्कुल जो है, तब V2 जब कुछ वाटर ऐसे वो कर जाएगा, V2 की रीडिंग भी इफेक्ट होगी जाहिर है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखो जब इनिशियली आपने पानी अंदर डाला था और V1 रीडिंग नोट की थी, सपोज आपने रीडिंग नोट की है 10 cm3, फर्ज करें, और आपने पत्थर फेंक दिया तो उसमें से 2 cm3 बाहर चला गया, तो अब 2 cm3 बाहर चला गया, तो मुझे बताया ना कि V1 भी तो अफेक्ट हुआ है कि नहीं? दोनों अफेक्ट होंगे, V1 V2 दोनों। जी। तो थ्रेड बेसिकली इसलिए यूज किया था ताकि पत्थर को ऊपर से, देखो अगर हम इसको हाथ से करते तो क्या मसला होता, वो फिर पत्थर गिरता ही ना आपसे। तो थ्रेड बेसिकली हेल्प कर रहा है इसको जेंटली इमर्स कराने में। तो बच्चों यहां तक आपको बात समझ आई कि उससे क्या होगा, टू प्रिवेंट द स्प्लैशेस ऑफ वाटर फ्रॉम मूविंग आउट। तो ये तो एक और भी FAQ इसी बहाने हमारा स्टेप्स में ही हो गया। जरा आप देखिए, अब आ जाएं, एक नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, ये तो देखो, तो ये तो दो हरकतें हो गई। अब कहता है सब्ट्रैक्ट V1 फ्रॉम V2 टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द पेबल। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब जरा देखो इसमें, जी सुनिए सुनिए, अब जरा आओ नेक्स्ट बात की तरफ। देखिए हमने आज के दिन में कह लो कि जी तकरीबन 7 मार्क्स स्कोर कर लिए। तो इट्स नॉट अबाउट द चैप्टर्स दैट यू आर डूइंग, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, एंड देन उसमें से कितना कंटेंट आ रहा है उस हिसाब से आपने सोचा। बच्चों एक और FAQ जिसको मैं फिर उसी के जरिए, ये जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपको सारी समझा दूंगा। एक सवाल अलग से भी आता है, क्वेश्चन ये आता है कि लिस्ट द प्रिकॉशंस। तो अब इसी बहाने वो जो मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में अभी आपको प्रिकॉशंस लिखवाई थी उन्हें एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन। ये बच्चों हमेशा ना आपको हर एक्सपेरिमेंट की प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए, और लॉजिकल वाली। ठीक है जी? जी रूबा, रिविजन से इसी तरह रिवाइज होगा, डोंट वरी, हो जाता है, हर साल लोग करते हैं। तो लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन। देखो पाक से इस्लामिया था आपको पहले इसीलिए कराया जाता है ताकि आपकी वो लर्निंग स्किल भी बेहतर हो। वहां तो इतने लंबे लंबे आप याद करते हो, यहाँ तो फिर ज्यादा टू द पॉइंट स्टेप्स प्रोसीजर्स हैं। तो लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो ऊपर एक किसी तजुर्बे की बात करेगा और फिर बोलेगा कि जी इस तजुर्बे में, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो प्रिकॉशंस हैं आप वो बताएं। तो सबसे पहले जो, अच्छा जब वो कहे ना लिस्ट द प्रिकॉशंस, तो फिर इससे आप 1 2 3 4 करके भी बता सकते हो, या पैराग्राफ में भी बता सकते हो, या अगर उसने ऐसे नंबरिंग पहले से दी हुई है 1 2 3 करके, तो फिर आपने उसी तरह बताना। तो सबसे पहली प्रिकॉशन बच्चों इस एक्सपेरिमेंट की क्या है बताना? अच्छा देखो मैंने ये लिखा है टू प्रिवेंट द स्प्लैशेस ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग आउट। बेसिकली इसका जवाब यहां एंड हो जाता है, गोइंग आउट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है? तो ड्यू टू विच के बजाय आप इसको यूं लिख दो। ठीक है जी? और सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नॉट लॉस्ट। चलो ऐसे कर लो, ताकि जी दो दो वजूहत होगी ना, टू प्रिवेंट द स्प्लैशेस ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द सिलेंडर, और so that the volume of water is not lost। अभी सा ठीक हो गया? चलें, list the precautions that must be taken during this experiment। नंबर 1, अगेन इनको लिख लो पहले, ये एक अलग FAQ भी है बच्चों। इस तजुर्बे का रेफरेंस देके ना बोलेगा बताओ इसमें क्या है, तो आपने अगेन वही लिखना है कि अवॉइड पैरेलक्स एरर,
फिर मैं आपको इसको वन बाय वन इनको यूं समझाऊंगा। अवॉइड पैरेलैक्स एरर by placing the line of sight exactly, ये पूरा जुमला लिखना है, exactly perpendicular to the scale। ठीक है जी। नंबर 2 रीजन, तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर by placing the line of sight exactly perpendicular to the scale। सेकंड, दूसरी वजह आपने ये लिखनी है कि प्लेस द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा और फिर इन्हीं में से फर्दर एफएक्यू निकलेंगे। ठीक है जी। तीसरा था कि रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल, बताऊंगा ये भी क्या है, रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल। अब असल में तो ये 3 वजूहात मेन है, बट एक चौथी बात जो मैंने आपको लिखवाई थी, नहीं, फर्स्ट ऐड नोन वॉल्यूम प्रिकॉशन नहीं है, वो तो स्टेप है, प्रोसीजर है, ये सिर्फ प्रिकॉशंस बता रहा हूं। रीड द करेक्ट मेनिस्कस लेवल, और बच्चों इसको लिख लो, चौथी बात फिर इसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तो वी विल बी डन विद दिस। फिर हम डेंसिटी पे जाएंगे, जो कि पहला इसका न्यूमेरिकल बेस्ड काम है। चौथा है कि परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस। तो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस। ठीक है, चलें इसकी एक्सप्लेनेशन अब आपको मैं फिर नेक्स्ट क्लास